आज हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो 6 क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैम आप हमें जिस तरीके से आप पढ़ाते हो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। उन सभी बच्चों को दिल से थैंक यू। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के एंड में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ। और हमारी जो 1 मिनट नॉलेज की जो सीरीज़ चलती है शॉर्ट्स में, आप वो सारी सीरीज़ अच्छे से देखिएगा बच्चों, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें आपके यानी कि आप जैसे स्कूली बच्चों के लिए होती है। और ये का रीज़न ये रहता है कि 1 मिनट में हम जो चीज़ सीख सकते हैं ना, वो हम बड़ी बड़ी किताबों में या 10-10 घंटे या 5-5 घंटे पढ़कर भी नहीं सीख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे शौकीन होते हैं कि उन्हें नए नए फैक्ट्स और इन चीज़ों के बारे में पता लगे। तो मैं आपके लिए और भी आगे जाके बहुत सारे फैक्ट्स और ये सब चीज़ें लेकर आके आने वाली हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत पसंद आता है कि मैम नई नई चीज़ें बताएं। और इसीलिए मैंने बहुत सारी चीज़ों पे मैं स्टडी कर रही हूँ कि मैं आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ उस चीज़ का लिए वेट करिएगा और वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि हमने 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट देख ली और हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता है। कभी भी पढ़ने के लिए इंटरेस्ट को जगाना पड़ता है। ठीक है, तो आज वाले चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है। एनसीईआरटी की हमने जो सीरीज़ शुरू की है, यानी 6 to 10 तक के बच्चों के लिए हमारे लिए आज हमने पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर से आज हम स्टार्ट करते हैं और सभी चैप्टर्स करवाएंगे, यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और 9th और 10th को इकोनॉमिक्स भी हम करवाने वाले हैं। तो चलिए आज हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है विविधता में एकता, यानी आज हम बात करेंगे विविधता में एकता की। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर, स्टार्ट होता है यहाँ से। तो आपने चलो हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद में हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और वीडियो में सारी एक्सप्लेनेशंस को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएगी। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, 6 क्लास के बच्चे हैं और इनके ऊपर हम इतना बर्डन नहीं डाल सकते, लेकिन बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विविधता की समझ। अपनी कक्षा में चारों ओर नज़र घुमाइए, क्या कोई ऐसी वस्तु है या ऐसा कोई साथी है जो बिल्कुल आपके समान दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में कितने अलग होते हैं, यानी कि हमारी क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं वो कितने अलग अलग तरीके के होते हैं, यानी कि उनके रंग रूप में अलग होते हैं। कोई मोटे, कोई पतले, कोई लंबे, कोई नाटे, कोई काले, कोई गोरे। और इवन उनकी धर्म, भाषा, त्योहार, खान पान, रहन सहन में कितना अंतर होता है। 4 बच्चों को आप देख लीजिएगा, चारों बच्चे सब्जी लाते हैं आलू की, चारों बच्चे सब्जी लाते हैं भिंडी की, लेकिन सभी के टेस्ट में कितना फ़र्क, क्योंकि बनाने का तरीका अलग है। तो इस तरीके से उनका जो खान पान होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है। आप भी हिंदू हो, त्यौहार मनाते हो, दिवाली का त्यौहार मनाते हो, लेकिन आप राजस्थान से बाहर कहीं देख लो, वो लोग भी हिंदू हैं और वो दिवाली का अगर त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं तो आप उनको एक चीज़ देखिएगा, उनके त्यौहार मनाने का तरीका बिल्कुल आपसे अलग होगा और आपका त्यौहार मनाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे भारत में विविधता बहुत सारी है। हमारी हर 100 किलोमीटर पर जो क्षेत्रीय विभिन्नता आती है उसी को विविधता माना जाता है। अब क्या होता है, जैसे हमारी क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो बाहर से आया है, महाराष्ट्र से आया, गुजरात से आया या कहीं से भी आया हो, है ना, तो हम बहुत इच्छुक होते हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि वो बच्चा जो भाषा बोलता है और हमारी जो हम भाषा बोलते हैं उन शब्दों में कितना अंतर है, उन बातों में कितना अंतर है। और जिन चीज़ों का वो प्रयोग करते हैं, चाहे वो कपड़े पहनने में हो, चाहे वो बोलने में कोई भाषा का प्रयोग हो, खाने पीने में खान पान का हो, या त्यौहार मनाने में हो, या रहन सहन में उनका जो तौर तरीका है, हम इन सब चीज़ों को जानने में बहुत ही रोचक हो जाते हैं। हमें बहुत ही इस चीज़ में रुचि आती है कि वो बच्चा किस तरीके से बात करता है, तो हम आगे होकर जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। इस पाठ में यही समझाया गया है कि हमारे भारत में इतनी विभिन्नता होते हुए भी कितना प्रेम और आपस में सामंजस्य बना हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि ये विभिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाती है। इन विविधताओं के कारण ही भारत में अनेकता है। विविधता का अनेकता हमारे जीवन को किस प्रकार बेहतर बनाती है, भारत इतनी विभिन्नताओं वाले देश कैसे बना, इन सभी तरह की विभिन्नताओं या विविधता को ही ये विभिन्नता का ही भाग होती है। आइए कुछ उत्तर पाने के लिए इस पाठ को पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में आपकी आयु के 3 बच्चों ने बनाए हैं और खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। देखिए इसमें एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है। प्रैक्टिकल क्या होता है? करने के लिए कोई एक प्रयोग,
3 बच्चे ऐसे हैं जो आपकी सेम आपकी आयु के हैं, जैसे आप 10 वर्ष के हैं तो आपका जो दोस्त है वो भी 10 वर्ष का है, और एक आपका दोस्त है वो भी 10 वर्ष का है। यानी 3 बच्चे आप हो जो 10-10 साल के हो, और एक बक्से में आपको एक चित्र बनाने के लिए दे दिया, यानी एक घड़ी का चित्र बनाओ, या आपको दे दिया एक पतंग का चित्र बनाओ, ठीक है, या हमारे भारत के झंडे का चित्र दे दिया कि आप ये बनाओ, तो आप उन तीनों झंडों में देख लेना, फिर भी उसके अंदर विभिन्नताएं आपको नजर आ जाएगी। किसी के कलर करने का तरीका अलग है, किसी ने कौन से कलर का प्रयोग किया, किसी ने पतंग बनाने के लिए कौन से रंगों का प्रयोग करा, कौन से शेप का प्रयोग करा, है ना। तो ये क्या है, विभिन्नता है, यानी रुचि में विभिन्नता है, उनकी समझ में यानी उनकी सोच में कितनी विभिन्नता है, तभी तो उन्होंने एक ही चित्र बनाने के लिए दिया। एक ही उम्र के हैं, दिमाग भी एक ही तरीके का है, लेकिन समझ क्या है, अलग अलग तरीके की है। तो इस पार्ट को समझाने का आपका जो मोटिव है वो यही है। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों में से बहुत अलग हो, जैसे कि तीनों चित्रें भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते, वैसे ही आप लोग भी आपके दोस्तों से आपस में नहीं मिलते, सबका रंग रूप अलग अलग होता है। जिस प्रकार हमारी चित्रकारी में विभिन्नता है, उसी प्रकार हमारे रूप और रंग और खान पान में भी कितनी विभिन्नता है। अपनी अध्यापिका की मदद से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। अब आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो अपनी अध्यापिका से पता कीजिए कि मैम हम सब ने जो चित्र बनाया है उसमें से, उन सभी चित्रों में से किनके चित्र एक जैसे हैं, किनके चित्र अलग अलग हैं, और कहाँ कहाँ विभिन्नताएं आती हैं। तो ये आप अपनी अध्यापिका से कर लो, या खेल ही खेल में आप किसी एक बच्चे को अध्यापक बना लो और उन विभिन्नताओं के बारे में पता करो। तो ये बहुत ही एक रोचक खेल हो जाएगा आप लोगों के लिए भी, ठीक है। शायद नहीं हो, लेकिन ऐसा होगा कि कई मित्रों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते भी होंगे, तो बहुत के अलग भी होंगे। कितने मित्रों को आपकी जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाओं में बात करते हैं? कहने का मतलब ये है कि अपनी क्लास टीचर से आप इस बारे में बात करो और उनसे ये पता लगाओ कि आपकी क्लास के जो बच्चे हैं वो किन किन चीज़ों में अलग हैं, है ना, और कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। इनमें अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि अनेक मामलों में आप अपनी मित्रों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल भिन्न हैं, ठीक है। तो इस बात का पता तो अपन ने लगा लिया कि जैसे अपन किसी से दोस्ती भी करते हैं तो बहुत बार क्या होता है, जैसे किसी मित्र को पेंटिंग बनाना पसंद होता है तो हम उससे मित्रता करने के इच्छुक हो जाते हैं। किसी बच्चे को डांस करने का शौक होता है तो हम क्या करते हैं, उससे दोस्ती करना पसंद करते हैं। अब दोस्ती करना क्या होता है, क्या आप किसी भी इंसान से मित्रता करना पसंद करेंगे जो आपसे बिल्कुल अलग है? अब देखो, जैसे आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ना लिखना बहुत पसंद होता है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं जिन्हें खेलकूद बहुत पसंद होता है, पढ़ना लिखना पसंद नहीं होता है। तो क्या आप लोग आपस में कभी दोस्त बनना चाहोगे? कभी भी नहीं बनना चाहोगे। एक जो बच्चा पढ़ना लिखने का शौकीन होता है ना, वो कभी भी खेलने वाले बच्चों से बात करना या उनसे ज़्यादा घुल मिल कर रहना पसंद नहीं करता। वो बच्चा बहुत सिंसियर होता है, वो सिर्फ स्कूल में आता है, पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ाई पर ध्यान देता है और वो वापस घर चला जाता है। ऐसे बच्चे अध्यापिकाओं के भी बहुत ही प्रिय होते हैं, मेरे भी बहुत प्रिय हैं ऐसे बच्चे जो स्कूल में आते हैं, पढ़ते लिखते हैं और बहुत सिंसियरली अपना सारा काम अच्छे से करते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो स्कूल में आते हैं, हालांकि वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन वो दूसरी चीज़ों में भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे डांस में, ड्राइंग में, खेलकूद में और स्पोर्ट्स वगैरह में वो बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन आपस में उनकी बनती नहीं है, क्योंकि एक बच्चा बिल्कुल पढ़ाई में अपना कॉन्सेंट्रेशन करता है और एक बच्चा बहुत सारी चीज़ों में अपना कॉन्सेंट्रेशन करता है। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। अब वो बच्चा बोल रहा है कि मैंने तो इस बात को मजाक की तरह ले लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े उस छोटे से बच्चे के लिए थे जो जनपद के भीड़ भाड़ नाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। अब यहाँ से शुरू हो रही है आपके इस पाठ को समझ के लिए एक कहानी शुरू हो रही है। तो इस पाठ के अंदर आपको इस कहानी के माध्यम से बताया जाएगा कि किस तरीके से विभिन्नता होने के बाद भी हम एक दूसरे के प्रति प्रेम रखते हैं, सहयोग रखते हैं और एक मदद की भावना का हमारे अंदर एक संचार होता है कि हम किसी के लिए एक अच्छी भावना रखें, ठीक है। चौराहे पर लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों में चिल्ला चिल्ला कर सुनाता रहता। एक बच्चा है जिसे पढ़ने लिखने का तो बहुत शौक है लेकिन उसे अवसर नहीं मिला। इस कारण क्या होता है
कि उसे जब भी वो अखबार बेचता है तो वो अखबार की कुछ हिंदी और उसकी जो अंग्रेजी की कुछ लाइनिंग है जो वो पढ़ पाता है, यानी कि उसको जब शौक होता है तो उसको पढ़ने का शौक होता है उसको, तो जैसे तैसे टूटे फूटे अक्षरों में पढ़ने की कोशिश करता है और चिल्ला चिल्ला कर खबरें सुनाता है और अपने अखबार बेचता है। ठीक है, तो इस बार मैं पटरी के किनारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा कि आपको हिंदी आती है? यानी उस अखबार बेचने वाले बच्चे ने उस साइकिल वाले बच्चे को पूछा, उसका नाम भी समीर है और उस बच्चे का नाम भी समीर है, तो ये सस्पेंस है जो आपको आगे पता लगेगा, है ना। उससे पूछा, अरे आपको हिंदी आती है? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा कि मुझे तो हिंदी आती है। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो ऐसे अंग्रेज जैसे हैं, लेकिन फिर भी आपने हिंदी कैसे बोली? मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? तो उसने कहा हाँ, मैं हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होकर बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, इवन मैं तो हिंदी लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट यानी दूसरे विषयों के साथ में हिंदी भी तो पढ़ी है। तो फिर अखबार बेचने वाले बच्चे ने पूछा कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि जो बच्चा अखबार बेच रहा है, जिसने बचपन से कभी पढ़ाई नहीं की, जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, तो वो बच्चा पूछता है अरे ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो अब जो इंसान कभी स्कूल ही नहीं गया वो कैसे समझता कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ क्या हुआ कि उस बच्चे को अवसर की समानता नहीं मिली। फिर उसने बोला कि वह कुछ होता है। मैंने अपना बताना शुरू ही किया था कि बत्ती की लाल लाइट हो गई, बत्ती की लाइट हरी हो गई और मैं वहाँ से पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर भी सुनना पड़ रहा था, लेकिन स्वयं को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ाना उसने शुरू किया। अब क्या हुआ कि जैसे लाल बत्ती हुई थी तो उस समय तो गाड़ी रुकी हुई थी, तो जो पढ़ने वाला जो समीर लड़का था वो उस बच्चे से पूछता है कि मतलब उससे जानने की कोशिश कर रहा था वो। अगले दिन वह लड़का फिर से वहाँ पर था और वह मुस्कुरा रहा था तथा मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या वस्तु है? अंग्रेजी का वह शब्द उसकी ज़ुबान पर बिल्कुल असहज मतलब अनकंफर्टेबल लग रहा था कि जैसे बहुत बार ऐसे वर्ड होते हैं ना, जैसे अपन गांव के लोगों को बहुत बार हिंदी बोलते हुए सुनते तो उनकी हिंदी कितनी अजीब सी लगती है उनकी टंग पर, वैसे ही आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो घर पे मारवाड़ी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब कभी आप हिंदी बोलने की कोशिश करोगे, फिर उसके बाद जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे तो बहुत ही अनकंफर्टेबल सा लगेगा। लेकिन हमें हर तरह की भाषा सीखनी चाहिए, क्योंकि अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो वो सभी सब्जेक्ट या इंग्लिश स्पेशली हमारे बहुत ही काम आने वाला है। ऐसा लगा जैसे मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का कोई दूसरा अर्थ एक प्रजा से लिया गया है, उस अर्थ से वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह सब कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, उस बच्चे ने कहा। मैंने कहा कि उसके बाद क्योंकि लाल बत्ती हो गई थी, सो मैंने पूछा तुम कभी स्कूल गए हो? उसने कहा नहीं, मैं तो कभी स्कूल नहीं गया। फिर आगे बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। यानी वो अखबार बेचने वाले बच्चे ने बहुत प्राउडली कहा, बहुत गर्व से कहा उसने कि अरे मैं तो पढ़ा लिखा क्या, मैं तो बहुत इतना सा था ना, मैं तो तब से ही अपना कमाई धमाई मैंने अपनी शुरू कर दी। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। यानी वो बहुत छोटा सा बच्चा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था। कितनी अच्छी बात है ना ये। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब तो मैं अकेले ही काम कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब कितना जिम्मेदार बच्चा है वो। इस बात से आपको सीखने को मिल रहा है कि एक बच्चा जो स्कूल जाता है उसकी क्या मेंटलिटी होती है, उसकी क्या समझ होती है। बेटा आप लोग स्कूल जाते हो, आपकी समझ इतनी होती है कि आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, लिखते हो, बोल पाते हो और किसी भी भाषा का, अखबार का, किसी भी समाचार का मतलब समझ पाते हो। लेकिन एक वो बच्चा जो बिल्कुल स्कूल नहीं जाता, जिसे अवसर ही नहीं मिलता है पढ़ाई करने का, तो उसके लिए पढ़ाई का कितना महत्व है। इसीलिए बोला जाता है बेटा आप लोग मन लगा के पढ़ा करो, हर चीज़ को बार बार पूछा करो, बार बार समझा करो हर चीज़ को। आप अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने उससे पूछा, उस अखबार बेचने वाले बच्चे से, पढ़े लिखे बच्चे ने पूछा। लेकिन तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना कि वह तो दादरी में है और उसके साथ
बस इतना ही वो सुन पाया, बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में सब कुछ नहीं सुन पाया वो। फिर उसने अगले दिन कहा मेरा नाम समीर है। उसने अगले दिन बताया और बड़े झिझकते हुए मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है भैया। मतलब अखबार बेचने वाले बच्चे ने आगे होके बताया कि मेरा नाम समीर है, और उस बच्चे से भी पूछा कि आपका नाम क्या है। यह तो बड़ी हैरानी की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई एकदम से और उसने बोला अरे मेरा नाम भी समीर है। एकदम अपन किसी बात को चौंक जाते हैं ना, अरे मेरा नाम भी समीर है। मैंने बताया क्या, उसकी आंखें तो एकदम से चमक उठी, वो एकदम से शॉक हो गया कि अरे वाह। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हें ज्ञात है समीर का अर्थ क्या होता है। उसने कहा हाँ, समीर का अर्थ होता है हवा, पवन, पवन पुत्र, और पवन पुत्र हनुमान। इन्हें तो कौन नहीं जानता, आप सब भी जानते हो ना पवन पुत्र हनुमान को, बजरंग बली जिन्हें हम बोलते हैं। हाँ जी हाँ, तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2 हो गया। उसने खूब प्रसन्न होते हुए कहा हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया तथा अपना हाथ आगे बढ़ाया और हाथ मिलाओ समीर 2। मतलब अखबार वाले बच्चे ने जो साइकिल वाला बच्चा था उसने हाथ मिलाने की कोशिश की उस बच्चे से जो अखबार बेचता है। इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे के मन में उसके लिए कितना प्रेम और स्नेह है और कितना सम्मान है। पढ़ाई लिखाई का असली मतलब यही होता है बेटा, कि पढ़ाई लिखाई करके हमें पास तो होना ही है, क्योंकि हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए आगे नौकरी के लिए। लेकिन क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं ना बेटा, उस समाज में हमें आपस में प्रेम और सहयोग रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बोला जाता है पढ़ाई लिखाई का महत्व तभी होता है जब आप किसी को बिल्कुल भी नीचा ना दिखाओ, किसी की इंसल्ट नहीं करो और सबसे बहुत ही प्रेम से रहो। मेरे हाथ में उसका हाथ एक बहुत छोटा सा चिड़िया की जैसे लग रहा था, और मैं साइकिल चलाकर जैसे ही आगे बढ़ चुका था उसके हाथ में गर्माहट अब तक मैं उसकी महसूस कर रहा था। अगले दिन समीर चेहरे पर उसकी जानी पहचानी मुस्कान नहीं थी, क्योंकि दादरी में जहाँ पर उसकी माँ रहती थी वहाँ पर कुछ ऐसा हो गया था कि अखबार की सुर्खियों में आ गया था कि वहाँ पर कोई सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। अब बेटा ये जो सांप्रदायिक दंगे लिखा हुआ है ना, ये सांप्रदायिक दंगे क्या होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है ना, उन्हीं को बोला जाता है सांप्रदायिक दंगे। यानी एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय के साथ जो मनमुटाव हो जाता है और जो लड़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें मार पीट और इधर उधर की हानि होती है, उसको बोला जाता है सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने तो शुरू ही की थी अपनी बात, तो उसने कहा कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह भी बोल पड़ा कि मेरे सभी लोग दादरी में रहते हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, तो उसके नजरें ऊपर नहीं उठाई। यानी कि उस बच्चे ने कहा कि मैं एक मुस्लिम बच्चा हूँ और मेरी पूरा जो परिवार है वो दादरी में रहता है, मेरी माँ भी दादरी में रहती है। उस बच्चे को बड़ा ही असहज महसूस हुआ, उसकी आंखें नीचे की नीचे रह गई, उसकी आंखें भर आई। और आपको सच बताऊं, उस समीर की जो बात उसने बोली ना, उस बात से मुझे खुद को भी बहुत अजीब लगा, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहा है, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, तो आप सोचो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी जब वो अपने परिवार के लिए कमा रहा है, अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा है, और एक दिन उसका पूरा परिवार ही कुछ गलत हो जाए उसके परिवार के साथ, तो कितना गलत लगेगा। तो ये बात थी। अब आगे क्या था, वह दिखा और न आगे फिर कभी दिखा। यानी कि वो बच्चा फिर कभी दिखा नहीं। उसे समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर बताओ, तो अंतर तो बहुत सारे हो गए ना। अंतर कौन कौन से हो गए, एक अंतर तो ये हो गया कि वहाँ पर एक तो वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो गरीब है, वो अमीर है। एक बच्चा स्कूल जाता है, एक बच्चा स्कूल नहीं जाता है। अंतर तो बहुत सारे हो गए। एक बच्चे के पास सभी सुख सुविधाएं हैं और दूसरे बच्चे के पास कोई भी सुख सुविधा नहीं है। एक बच्चे को पढ़ने लिखने का अवसर मिल रहा है और एक बच्चे को पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो इतनी सारी समानताएं हैं, इतनी सारी असमानताएं हो गई। अखबार मुझे नहीं बता सका कि मेरा समीर कहाँ गया है। अब
जब जो वहाँ पर दादर में एक हो गया था, कोई झगड़ा हो गया था, या दादरी जहाँ पर उसके परिवार वाले रहते थे, दूसरे दिन से जो दूसरा समीर था वो वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। और इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि शायद वो या तो दादरी चला गया था अपने परिवार के पास में, और दूसरे समीर बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि अब कोई अखबार ऐसा नहीं है जो मुझे मेरे समीर के बारे में बता सके। ये कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये कहानी हमें कितनी अच्छी चीज़ें सिखा कर जाती है बच्चों। समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी लगती थी, ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो हिंदी बोलता था। यद्यपि दोनों की भाषा अलग थी, फिर भी दोनों में उनके लिए बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण था। और समीर एक और समीर दो धार्मिक और सांप्रदायिक पृष्ठभूमियाँ भी कितनी अलग थी, यानी कि एक हिंदू था, दूसरा मुसलमान। दोनों में भिन्नता हुई क्योंकि दोनों मित्रता करने चाहते थे। उन दोनों में मित्रता क्यों हुई? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के सच में दोस्त बनना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ही विभिन्नता ही एक पहलू है। ये क्या है? विविधता के पहलू हैं। अपनी भिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अतिरिक्त समीर एक और समीर दो कई दूसरे मामलों में भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब देखिए यहाँ नीचे आइए एक बार आप। समीर ने एक स्कूल में पढ़ाई की थी तथा समीर दो अखबार बेचता था। अब समीर दो के स्कूल जाने का अवसर मिला ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गई बेटा? अवसर की असमानता हो गई। यहाँ पर क्या हो गई? अवसर की असमानता हो गई है। आपने शायद अपने क्षेत्र में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं तथा जिनकी भोजन, घर और कपड़ों की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। वह अंतर उस फर्क से अलग है जिसके विषय में हमने पढ़ा। यह विभिन्नता का रूप नहीं है बल्कि असमानता का रूप है। बहुत बार हम क्या करते हैं? असमानता को ही विभिन्नता मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। विभिन्नता तो वो होती है कि जैसे एक बच्चा बहुत गरीब है, दूसरा बच्चा भी बहुत गरीब है। अब उन दोनों गरीब बच्चों में क्या होता है? विभिन्नताएं हैं। एक बच्चा, विभिन्नताएं हमारी रुचियों से, हमारी आदतों से, हमारे खान पान और इन चीज़ों से आता है। लेकिन असमानता कहाँ होती है कि हमें वो जो चीज़ होती है वो कभी मिलने की उम्मीद ही नहीं होती है। जैसे शिक्षा। अब शिक्षा तो हमारे जीवन में क्या है? निःशुल्क है। लेकिन क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं या हमारा एनवायरनमेंट ऐसा होता है, हमारा वातावरण ऐसा होता है कि हमें उस चीज़ के लिए अवसर ही नहीं दिया जाता। अब क्या निःशुल्क शिक्षा है तो क्या समीर दो पढ़ाई नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन उसको जिम्मेदारियां संभालनी थी तो उसको पढ़ाई लिखाई करने का अवसर ही नहीं मिला। तो यहाँ पर विभिन्नताएं और असमानताएं बिल्कुल अलग बात है बेटा। गैर बराबरी का अर्थ होता है कुछ लोगों के पास अवसर है और न ही जमीन अथवा पैसे भी नहीं है और इतने संसाधन भी नहीं है कि जितने दूसरों के पास हो। अतः गरीबी और अमीरी विभिन्नता का रूप नहीं है, यह तो लोगों के बीच उपस्थित असमानता यानी कि गैर बराबरी है। देखो, निःशुल्क शिक्षा है। अगर आज बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहे तो क्या नहीं पढ़ सकता? हर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है, हर टीचर उसको एक समान तरीके से पढ़ा सकता है। लेकिन हमारा वातावरण हमें उस अवसर को लेने से ही रोक देता है। ऐसा नहीं है कि हमें समानता नहीं है, हमें अवसर भी मिल जाएगा, समानता भी मिल जाएगी, विभिन्नता भी नहीं रहेगी, लेकिन वातावरण को सुधारना बहुत जरूरी है। इस समझ को हमारे लाना बहुत जरूरी है कि एक बच्चे के लिए शिक्षा ग्रहण करना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धता है, उसकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? शिक्षा ग्रहण करना। इसलिए बोला जाता है बेटा, आप लोगों को पढ़ने का अवसर मिला है ना, तो आप लोग जरूर पढ़ा करें। पढ़ाई के मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है आपको। आगे हम चलते हैं तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस प्रकार का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उन्हें बचपन उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो क्या आपकी जाति कुम्हार हो गई? आपका व्यवसाय नहीं बदल सकता। इसीलिए उस ज्ञान के अतिरिक्त किसी दूसरे ज्ञान को हासिल करना आवश्यक नहीं समझा जाता था। इसे गैर बराबरी पैदा हुई। अतः आप इस विषय में अगले माध्यमों से या अगले अध्यायों में हम पढ़ेंगे। देखो, इस चीज़ को समझाने का मोटिव ये है कि ऐसा नहीं है कि आप जैसे किसी
आप किसी ऐसी जगह जैसे किसी कुम्हार के घर पैदा हो गए, ठीक है, तो क्या आप केवल कुम्हारी का ही काम करोगे? ऐसा नहीं है। अगर आप किसी कुम्हार के घर पैदा हो गए हो, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप एक डॉक्टर भी बन सकते हो और एक टीचर भी बन सकते हो। बस काबिलियत किस में होनी चाहिए? आपके अंदर होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई का असर आपके अंदर होना चाहिए, जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, रुचि आपके अंदर होनी चाहिए और ऐसी आदतें होनी चाहिए जो आपको पढ़ाई करने का अवसर दे और उस अवसर का आप लाभ उठाएं। समझे बच्चों? विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? जैसे समीर एक तथा समीर दो मित्र बने, ठीक वैसे ही आपकी सहेलियां होगी जो आपसे काफी अलग होंगी। आपने संभवतः उनके घर के अलग तरह का खाना भी खाया होगा, उनके साथ अलग तरह के त्योहार भी मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे भी होंगे, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। ये चीज़ मैंने आपको बताई ना, तो ये कितनी रुचि वाली बात है ना कि आप दो सहेलियां हो, दोनों में विभिन्नता है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के दोस्त बनना क्यों पसंद करते हो? क्योंकि अभी हमारी समझ क्या कहती है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, सहयोग करें, समन्वय और निष्ठा बनाकर रखें। आपको शायद विभिन्न तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक कहानियों और भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से सदैव खुशी मिलती है, उसको पढ़ने से सदैव खुशी मिलती है और उसको पढ़कर और अधिक कहानी बनाने से नए नए विचार भी मिलते हैं। और जो लोग कहानियां लिखते हैं वे अनेक स्रोतों, किताबों और वास्तविक जीवन से क्या करते हैं? अपना तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो जंगल में जानवरों के निकट भी रहते हैं और उनको जानवरों और मित्रता व लड़ाइयों के बारे में भी कहानियां लिखेंगे। यानी कि जानवर जब आपस में लड़ाई करते हैं, मित्रता करते हैं, उनकी बातचीत और उनकी भाषा के बारे में भी कहानियां लिख देते हैं। कुछ दूसरे लोगों ने राजा रानियों के वृतांत पढ़कर प्यार व सम्मान के किस्से भी लिखे हैं। कुछ ने तो अपने बचपन की यादों में गोते भी लगाए हैं। स्कूल व दोस्तों की मीठी यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियां भी लिखी हैं। मान लीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानियों अथवा कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल और सफ़ेद, और एक ही तरह का खाना खाते हो, शायद आलू। आलू आप सबको पसंद है क्या? मुझे तो बहुत पसंद है आलू। समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए केवल हिरन और कौवा। केवल दो गेम खेलते हो, सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो और ऐसे स्थान पर रहकर वे कैसी कहानियां पाएंगे? तो देखो, हम वही कहानियां लिखते हैं, हम वही किस्से सुनाते हैं, वही चीज़ें बताते हैं जो हम आसपास पढ़ते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छे मित्र बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, अपना एनवायरनमेंट ऐसा रखो कि आपके अंदर भी गलत संगत नहीं है और आप भी किसी को अपनी गलत संगत ना दो। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है बेटा कि अच्छे दोस्त बनाओ। और अच्छे दोस्त बनाने का मतलब ये होता है कि आप अगर एक अच्छा दोस्त बना लोगे ना, तो आप दो बच्चे अच्छे बनकर चार बच्चों को अच्छा बनाओगे। इसलिए बोला जाता है अच्छे दोस्त बनाओ। केवल पशु पक्षी को पालते हो, ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ लिया। अब भारत में विविधता, अब हम पढ़ेंगे भारत में विविधता क्या है। भारत विविधताओं वाला देश है। ये जो कोटेशन लिख रखी है ना, भारत विविधताओं वाला देश है, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आपके किसी भी एग्जाम में किसी एक क्वेश्चन का आंसर ये जरूर हो सकता है कि भारत विविधताओं वाला देश है। हम भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, भिन्न भिन्न त्यौहार मनाते हैं और अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से विचार करें तो असल में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने की विधियां अलग अलग होती है। अब सुनिए, अब आप इस चीज़ को कैसे समझोगे? अब आप इस चीज़ को इस तरीके से समझना। देखो, सबसे पहले क्या होता है, हम बहुत सारे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हिंदू तो बहुत सारे हैं, पूरे ही भारत में हिंदू है, ठीक है। कुछ महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार, है ना, यहाँ पे, और राजस्थान में भी, ठीक है। सभी हिंदू त्यौहार मनाते हैं दिवाली का। अब क्या दिवाली मनाने का त्यौहार सभी जगह एक जैसा है? नहीं, दिवाली मनाने का त्यौहार भी सब जगह अलग अलग है। तो इस लाइन के अंदर यही तो कहा गया है कि हम सभी काम एक जैसे करते हैं, लेकिन हमारे करने का जो तरीका है, हमारे करने की जो विधियां हैं, वही तो अलग है, ठीक है ना। हम कपड़े पहनते हैं, जैसे किसी बच्चे ने पैंट शर्ट पहना, ठीक है, दूसरे बच्चे ने भी पैंट शर्ट पहना, लेकिन दोनों के पैंट शर्ट पहनने का तरीका अलग हो गया। किसी ने शर्ट को इन कर लिया, किसी ने शर्ट को आउट कर लिया, तो क्या हुआ, पूरा लुक चेंज हो गया।
ठीक है। अब महाराष्ट्र में भी साड़ी पहनी जाती है, गुजरात में भी साड़ी पहनी जाती है और राजस्थान में भी और महिलाएं साड़ी पहनती है। आपने अपनी मम्मी, चाची, दादी को सबको देखा होगा ना साड़ी पहनते हुए। लेकिन महाराष्ट्र में जो साड़ी पहनी जाती है वो अलग तरीके से पहनते हैं, गुजरात में जो साड़ी पहनी जाती है वो बिल्कुल अलग तरीके से पहनते हैं। और उनकी भाषा भी कौन सी होती है? केम छो, केम छो, सुना होगा ना आपने। हमारे राजस्थान में कटे जा रही है, कहाँ जा रही है, कणी जावे, इस तरह की भाषा बोली जाती है। और साड़ी पहनने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। तो क्या है, कपड़े तो बिल्कुल सेम है, पहना भी और महिलाओं ने ही है, ऐसा तो है नहीं ना किसी पुरुष ने पहन लिया। अब आप इस बात पे हंसना मत बच्चों, समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि साड़ी महिलाएं ही पहनती है, हर जगह महिलाएं पहनती है, लेकिन पहनने का तरीका, उनकी पहनने की जो विधियाँ होती है वो बिल्कुल अलग होती है। इस बात को अच्छे से समझ लेना। कुछ बच्चों को बहुत हंसी आएगी, हंस भी लेना और साथ में पढ़ भी लेना और समझ भी लेना, ठीक है। हम विविधता को कैसे समझे? करीब 2-2.25 वर्ष पहले जब रेल और ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का अंग नहीं थे, तो तब भी तो लोग पूरे ही विश्व में घूमते थे, इधर उधर जाते थे, व्यापार करते थे और सभी काम उनके अच्छे से होते थे। तो ये सब काम कैसे हुए? अब जैसे जैसे लाइफ में हमारे क्या हुआ, तकनीक आती गई, जैसे जैसे तकनीकी आती गई वैसे वैसे हमारा काम और भी आसान होता गया। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो क्या बैठकर जाते और फिर पैदल चलकर आते, ठीक है। आमतौर पर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए या नई जमीन की तलाश के लिए होती थी, फिर व्यापार के लिए की जाती थी। यात्रा में बहुत समय लगने के कारण लोग कई जगह पर प्राय काफ़ी लंबे समय तक भी ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते और कुछ लोग काम की तलाश में तथा कुछ युद्ध के कारण भी घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह से में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा अंतर आ जाता था, ठीक है। कुछ चीज़ों में वे नई जगह ही अपना लेते थे तथा कुछ चीज़ों में वे पुराने रिवाजों या उन्हीं रीति रिवाजों पर ही चलते रहते। इस प्रकार उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए पुराने मिश्रण होते रहे। अब जैसे आप इस चीज़ को सुनो, बहुत बार आपने सुना होगा ना कि आपके पापा मम्मी बोलते हैं कि मेरे दादा तो उस गांव में रहते थे, है ना। उस गांव में रहने के बाद जब उनके दादा उस गांव में रहते थे तो वो उस गांव में क्यों नहीं रहते, या उनके पापा उस गांव में क्यों नहीं रहते? बेटा पहले इतना व्यापार नहीं था, खेती बाड़ी, जमीन और इन चीज़ों के चक्कर में, मतलब अपनी गृहस्थी चलाने के चक्कर में लोगों को अपना घर परिवार सब चीज़ें छोड़नी पड़ती थी। तो जैसे ही हम यहाँ से, अब जैसे देखो, आप जब बड़े हो जाओगे, आपकी जहाँ नौकरी लगेगी तो आप वहाँ चले जाओगे, नहीं चले जाओगे? आज आपके पापा यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, आप चले जाओगे कहीं और, तो जब आप बड़े हो जाओगे तब आपका परिवार वहां बस जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होगा कि आप यहाँ का कल्चर तो सीखे हुए हो क्योंकि आप बचपन से अपने पेरेंट्स के पास रह रहे हो, तो वो कल्चर तो आपने सीखा है, वो भाषा आपने सीखी है, वो खान पान आपने सीखा, वो रहन सहन आपने सीखा, वो सारे रीति रिवाज आपने आपके मम्मी पापा से सीखे। लेकिन जब आप अपने 25 साल 30 साल के हो जाओगे, जब आप नौकरी करने बाहर जाओगे बेटा, तब आप वहाँ का रहन सहन भी सीख जाओगे। कुछ 2-4-5 साल में आप वहाँ का रहन सहन भी सीख जाओगे। तो इससे क्या होगा कि जब वहाँ के लोग आपकी भाषा देखेंगे, सुनेंगे, तो वो आपकी चीज़ सीखेंगे और आप उनकी चीज़ों को सीखोगे। तो ऐसा क्या होता है कि बहुत सारी जगह आपको बहुत सारी भाषाओं को देखने का मिश्रण मिल जाता है। जैसे राजस्थान में आ जाओ, अब राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, इतने सारे जिले हैं और इतने सारे जिलों में तो सभी लोग, कभी कोई इधर रह रहा है, जयपुर के लोग जोधपुर जा रहे हैं, जोधपुर के लोग उदयपुर जा रहे हैं, उदयपुर से अजमेर, अजमेर से भीलवाड़ा, तो सभी लोगों का आदान प्रदान हो रहा है, कुछ इधर आ रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, रीति रिवाज, भाषा, रहन सहन, पहनावा, इन सब चीज़ों में मिश्रण हो रहा है, मिक्स हो गया सब कुछ, ठीक है ना। हम कुछ सभी को कुछ सिखा रहे हैं और सभी से हम कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। अब उन सीखने वाली चीज़ों में भाषा भी हो सकती है, रहन सहन हो सकता है, हमारे रीति रिवाज हो सकते हैं, हमारे कल्चर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो पूरी संस्कृति है उसका हम क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं और हम किसी को अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति का मिश्रण होता जा रहा है। आदान प्रदान करके हम मिश्रित और मिली जुली संस्कृति उभरती है।
यदि विभिन्न क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन व संस्कृति को आकार देने की भूमिका निभाई है। इस प्रकार से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण ही विविधता संपन्न हो जाते हैं। जैसे हमारे भारत में तो इतनी विभिन्नताएं हैं, हर जाति, हर भाषा, हर समाज, हर रीति रिवाज और हर तरह की संस्कृति भारत में देखने को मिलेगी। इसीलिए तो भारत को बोला जाता है विविधताओं वाला देश और विविधता में भी एकता। भारत में बोला जाता है विविधता में भी एकता बनाए हुए है। हमारे भारत में बहुत यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिर्फ आपको पूरे विश्व में भारत में मिलेगी कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद, इतनी विभिन्नताएं होने के बाद भी हमारे देश में एकता है और इस एकता को बनाए रखना भी हम बच्चों का ही काम है। उसी तरह लोग खुद को अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों के अनुकूल बनाते हैं, इससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले लोग पहाड़ी इलाकों में भी जाते हैं ताकि वो अपना जो रहन सहन है और अपने जो तौर तरीके हैं वो उनको सिखा सकें। अंतर बहुत होता है, न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में अंतर होगा, बल्कि जिस प्रकार का काम वे करेंगे उन चीज़ों में भी अंतर हो जाएगा। शहरों में प्राय लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस प्रकार गहराई से जुड़ा है। ऐसा इसीलिए है कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी अनाज उगाते हैं और इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के बारे में हम बात करते हैं। लद्दाख और केरल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बेटा, लद्दाख और केरल के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एक बार यहाँ पर बता देती हूँ कि जैसे देखो, लद्दाख की मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट करके यहाँ लिखा है। आप चाहो तो इन हाईलाइट वाली चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना। आपके जब एग्ज़ाम में जब मैम प्रश्न देती है निबंधात्मक या लघुत्रात्मक या अति लघुत्रात्मक, तो इसमें से मैम आपको क्वेश्चन देती है और उनके आंसर इसमें से आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आप याद करोगे कि हाँ, वो सुरभि मैम ने हमको ऑनलाइन पढ़ाया था ना, उन्होंने बताया था हमको कि इन सारे जो क्वेश्चन हैं उन सब के आंसर आपको इसमें से मिल जाएंगे। जैसे लद्दाख, मैं आपको इस चीज़ को, इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ना, इस पूरे पार्ट को आप अच्छे से पढ़ना और इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो, लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्वी इलाकों में है। जैसे आप भारत का नक्शा देखोगे तो उत्तर दक्षिण, मेरे इस साइड पूरब आएगा और आपके इस साइड पूरब आएगा, ठीक है, पूरब और पश्चिम, क्योंकि हम आमने सामने बैठे हैं इसीलिए। पूर्वी इलाकों में जम्मू कश्मीर में लद्दाख एक जगह है जो पहाड़ियों पर बसा हुआ है, रेगिस्तानी क्षेत्र है। वहाँ पर आपको खेती बहुत कम मिलेगी क्योंकि इतनी वर्षा होती नहीं है कि वहाँ पर कोई खेती कर सके, और बर्फीला इलाका है और बहुत ऊंचे ऊंचे ऐसे पर्वत हैं, वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं क्योंकि बर्फ़ से ढकी हुई है, तो वहाँ पर लोग कम जाना पसंद करते हैं, कम पेड़ हैं वहाँ पर। और पीने के पानी के लिए भी लोग गर्मी में जब बर्फ़ पिघलती है ना, तो उसके ऊपर निर्भर रहते हैं कि कब गर्मी पड़े, कब बर्फ़ पिघले और पीने के पानी में उपलब्धता हो। यहाँ के लोग एक विशेष किस्म की भेड़ उगाते हैं जिसका नाम होता है पश्मीना। अब उससे क्या मिलती है हमको? उससे हमको पश्मीना ऊन मिलती है। पश्मीना ऊन से क्या होता है? पश्मीना ऊन से मुख्यतः कश्मीर में एक व्यापार किया जाता है पश्मीना शाल के नाम से जो बिकती है। हमारे यहाँ पे भी जब तिब्बती लोग आते हैं सर्दियों में, आपने देखा होगा है ना, तो वो पश्मीना शॉल के नाम से सर्दियों के कपड़े बेचते हैं। इसीलिए बेचते हैं क्योंकि पश्मीना जो ऊन होती है वो बहुत ही महंगी होती है और स्पेशली यानी कि मुख्यतः जम्मू कश्मीर से ही इसका व्यापार किया जाता है, ठीक है। और रेगिस्तान होने का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर व्यापारी आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेगिस्तान है, फिर भी यहाँ पर तिब्बत होने की वजह से ये व्यापार के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। आप इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जो लद्दाख के रास्ते से ही हमारा बौद्ध धर्म जो था वो तिब्बत पहुँचा था, और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 100 साल पहले वहाँ के लोग जो थे वो अधिकतर इस्लाम थे, और इस्लाम होने के कारण क्या हुआ, वहाँ पर अच्छी खासी संख्या में इस्लाम बस गए। और लद्दाख में गानों कविताओं का भी बहुत शौकीन है वहाँ के लोग और बहुत ही समृद्ध है। और तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा नाम से जो वहाँ का एक ग्रंथ चलता है, वो लद्दाख के लोग उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। और स्थानीय रूप की बात करें तो वहाँ मुसलमान और बौद्ध धर्म दोनों ही तरह के लोग इस नाटक को खेलते हैं।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं केरल की। भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ, अब वहाँ पर तो हमने लद्दाख पूर्वी की बात की, यहाँ पर हम भारत की दक्षिण और पश्चिम की बात करते हैं। दक्षिण यानी नीचे, और इस तरफ पूरब, इस तरफ पश्चिम है, तो दक्षिण और पश्चिम की बात हम करेंगे कि जो एक तरफ तो समुद्र है और एक तरफ पहाड़ी है, उससे घिरा हुआ है। मुख्यतः यहाँ पर जो मसाले होते हैं वो काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाए जाते हैं, और मसालों के कारण ही यह व्यापारियों के लिए क्या होता है, एक आकर्षक का केंद्र है। अरबी और यहूदी यहाँ पर आए थे, और ईसा मसीह के जो धर्मगुरु हैं संत थॉमस, वो भी यहाँ पर लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे केरल में, और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, सेंट थॉमस को। अरब से अनेक व्यापारी यहाँ आकर बस गए, और इब्न बतूता ने तो जो करीब 200 साल पहले यहाँ आए थे, 700 साल पहले यहाँ आए थे, यहाँ का वृतांत मुसलमानों के जीवन का ब्यौरा दिया, और मुसलमान समुदाय की वहाँ पर काफ़ी इज्जत है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से ही यहाँ पर पहुँचे थे, और भारत तक का समुद्री जहाज का रास्ता भी वास्को डी गामा ने ही खोजा था। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण ही केरल के लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, चीनी भी यहाँ पर रहते हैं, और चीन के व्यापारी भी केरल आए थे, और वहाँ पर 2 चीज़ चलाई थी। एक तो चीन में बनने वाला जो एक मछली का जाला होता है, यानी मछली पकड़ने का जाला होता है, जिसको बोला जाता है चीनी वाला, ये चीनी वाला लिखा है ना, ये जाला होता है जिससे मछलियाँ पकड़ी जाती है, हूबहू चीन में सेम वैसा ही मिलता है, तो इसलिए चीनी यहाँ पर आकर्षित हुए थे। दूसरा है तलने के लिए लोग जो बर्तन का प्रयोग करते थे उसे चीना चट्टी कहते थे। इसमें चीन शब्द का इसलिए इशारा करता है क्योंकि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी, चीन से। केरल की उपजाऊ जमीन व जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, तथा वहाँ के अधिकतर लोग मछली और सब्जी और ये चावल खाना पसंद करते हैं। तो ये तो थी अपने विविधता वाला चैप्टर, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ बेटा, कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ और लिखी है, जैसे आप इसको पढ़िएगा एक बार, विविधता में एकता, ठीक है। ये आपके पाठ के अंदर ही है, ये आपके पाठ के अंदर पेज नंबर 9 पर दिख जाएगा आपको, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर इसके अंदर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, मैंने पूरा ही पाठ आपको बहुत अच्छे से समझाया है। एक चीज़ और सुनिएगा, इसके बाद में आपको ये वाली जो वीडियो है मैं अपलोड करने के बाद आपको हिस्ट्री का जो हमारा पहला चैप्टर है, हमारा अतीत जो बुक है हमारी, उसका जो पहला चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी, और उसके अंदर मैं आपको पूरा मैप से समझाने वाली हूँ। बेटा कोई भी क्लास को मिस मत करिएगा, पूरी ही क्लास को देखिएगा। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी। विविधता में एकता जो हमारा पाठ है, इस पाठ के अंदर आपको समझाने का एक मेन जो मुद्दा था, उसके लास्ट में मैं आपको एक कोटेशन और बता देती हूँ। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब है, जवाहरलाल नेहरू की इस किताब को याद कर लीजिएगा, भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही गहरी और अंदर ही भिन्न भिन्न तरीकों के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। यही तो मैंने बात आपको बताई कि हम क्या करते हैं, भले ही हमारे आपस में किसी से विचार ना मिले, आदतें ना मिले, रुचियाँ ना मिले, फिर भी हम एक दूसरे से मित्रता करने के लिए बहुत ही रोचक होते हैं, आगे जाकर बढ़ के हम बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर एक भावना है, हमारे अंदर ही एक ऐसा विश्वास है कि हम अलग अलग प्रथाओं को स्वीकार करें, उनके धर्मों को स्वीकार करें, उनकी भाषाओं को स्वीकार करें, उनके रीति रिवाजों को अपनाएं और स्वीकार करें, और सभी से मित्रतापूर्ण और बंधुता बनाए रखें। इसमें विभिन्नता को पहचाना और प्रोत्साहित किया है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विभिन्नता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। अनेकता में एकता मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है बेटा। आप इस चैप्टर को, इस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एक बार नहीं, मेरे बोले हुए शब्दों को बार बार अच्छे से सुन लीजिएगा, बुक को अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, और ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना है आपको, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्योंकि आपको पढ़ाई करने का अवसर मिला है, आप बहुत ही किस्मत वाले बच्चे हो जिन्हें पढ़ाई का अवसर मिलता है, और पढ़ लिख के हमें बहुत आगे जाना है, हमारे भारत देश की मित्रता को, बंधुता को, एकता को बनाए रखना है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। इसी के साथ मैं आपको 6ठी क्लास का जो हमारा अतीत का एक चैप्टर और लेकर आऊँगी, पूरे मैप से बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। मैप से समझने का मतलब है कि आप कभी भी उस पार्ट को अच्छे से याद रखोगे और कभी भी भूलोगे नहीं, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये हमारे पाठ का नाम है, और इस पाठ को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं,
चलो इस वीडियो को तो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपके जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए, यानी 6 क्लास के बच्चे तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, उनके लिए मैं इसी तरीके के पार्ट और एक्सप्लेनेशन लाती रहूँगी। 1 मिनट नॉलेज के अंदर शॉर्ट्स अपलोड करती रहूँगी। आप इस चैनल पर विजिट करना और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आपसे आपके पढ़ने वाले जो भाई बहन हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उनको अच्छे से इस वीडियो के बारे में बता देना कि हमारी एक मैम है जो हमको अच्छे से पढ़ाती है। ठीक है, गुड बाय। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू।